लेकिन सर एक आम आदमी जब वहाँ जाता है दर्शन के लिए, उसकी इतनी फ्रिस्किंग होती है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी अंदर नहीं ले जा सकता। तो वो जो कहीं वॉशरूम में रख रहे थे नोटों के बंडल को, जिसके जो प्राइमरली जिसके बारे में पता चला, अब बैंक वाले आए हैं, उनके उनके नोटों के वैड के साथ कुछ और रख देना जो कि गिना नहीं गया है और बाद में उसकी कहीं बांट कर लेना, ये तो समझ में आता है एक मॉडस ऑपरेंडी। लेकिन वो नोट कहीं वहीं अंदर रख देना प्रीमाइसेस में और फिर लेकर बाहर जाना, ये भी संभव हो रहा था। वो कैसे वहाँ पहुँचा ये अपने में, यह सही है तो बड़ा गंभीर विषय है। बाहर के लोग यह अनुमान लगाते हैं कदाचित कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो वहाँ छोड़ के चला गया। वो ले जाना चाहता था लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली तो टॉयलेट में छोड़ के चला गया। यह भी हो सकता है। लेकिन सब मिलाकर ये अवश्य है कि हमें श्रद्धालुओं का विश्वास फिर से प्राप्त करना होगा। इसमें चंपत राय जी के संज्ञान में सबसे पहले बात आई, वो फौरन पहुंच गए। एक तरफ ये सब बातें सामने आ रही हैं, उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उनका जीवन जो है बड़ा निष्कलंक रहा है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके पास अपनी गाड़ी या अपना कोई वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये तक लोग कहते हैं उनकी ईमानदारी के विषय में बात करते हुए। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि चंपत राय के ही जिम्मे था, तो वो कैसे फिर इससे अछूते रह सकते हैं। उनकी जानकारी में अगर उनका ड्राइवर ही ये कर रहा था तो कैसे नहीं उनकी जानकारी में था। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं। तो चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं, या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। शुरुआत में तो वह कुबेर टीला के पास एक नल नील टीला था, ऊंचाई का, टीला का मतलब एक ऊंचाई पे, वहीं पर एक कच्चे कैबिन में लोहे के रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि वह इस, यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। यह अवश्य है कि वो प्रबंधन के मुखिया हैं और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य बात जो है और मुख्य कारण जो है वो यह है कि जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये होते हैं लोग कि सर वहाँ पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर? सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन
मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ। लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। उसकी एनालिसिस हो वह कदाचित नहीं है, उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी। ये जो चंपत जी के संदर्भ में ये बातें भी आ रही हैं कि ज़मीन भी जो उन्होंने खरीदी वो कई कई गुना ज़्यादा कीमतों पर खरीदी। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि उनका अपना कंडक्ट निष्कलंक रहा है। जमीन जो खरीदी गई थी, मैं उसको बल्कि एक प्रकार से अब समझता हूँ कि वह पहली वार्निंग थी कि जिस सावधानी से करना चाहिए कदाचित उस समय भी नहीं था। उस समय प्राथमिकता यह थी कि कुछ ज़मीनें जो कि हमको सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक थी उनको लेना था, लेकिन जो मूल्य की जो आपस में तय होने की व्यवस्था थी या उसको गोपनीय ढंग से किया जाता, उसमें ऐसे भी लांछन आए थे कि ज़मीन की जानकारी ए को हो गई, ए ने बी को बेचा, बी को उस कम दाम मिला, लेकिन बी ने ट्रस्ट को बेचा तो बहुत दाम मिल गया। इस प्रकार की भी बात है। देखिए, अयोध्या में एक कठिनाई है, अयोध्या में अधिकांश जमीन नजूल है। आप किसी का रिकॉर्ड देखेंगे तो नजूल है। नतीजा क्या है कि मैं नेगोशिएट तो आपसे करूं, आपको पैसे दे दूं, आपकी मिल्कियत मान लूं, लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नजूल है। अब ट्रस्ट के सामने विकल्प क्या था कि जानते हुए कि यह नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। और ये जो सेकेंड वार्निंग आई है, यह तो मैं कहूँगा कि एक तरीके से अंतिम वार्निंग है। प्रबंधन के लिए यदि हम सुधार नहीं करते तो जो एक होता है कि आप पेरिश कर जाएंगे, तो वो स्थिति पे हम पहुँच गए।